हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारे हुआ था उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे जो फार्मूला होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो लगभग हमने 188 प्लस फार्मूलाज हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करे थे, तो वहाँ पर वो सारे मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम MIT इंटीग्रेशन बी के 2012 के सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन करवाऊंगा, पर मैं सोल्यूशन करवाऊँ उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से कहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इनके सोल्यूशन एक बार आप खुद से ट्राई करें मेरे सोल्यूशन करवाने से पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमें इंटीग्रेट करना है 1/x रूट में x-1। तो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सबसे पहले हमें क्या मानते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस इमेज को हटा देता हूँ। लेट t इज इक्वल्स टू रूट एक्स। हम क्या मान लेते हैं, रूट एक्स को t मान लेते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया। लेट रूट एक्स, इसे हम क्या मान लेते हैं t। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मतलब सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर हो जाएगी। स्क्वायर कर देंगे हम बोथ साइड्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t हो जाएगी। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से इस dt को हटा के हम राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt। तो ये वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई है, हम पुट करेंगे। तो इस इंटीग्रल में देखो यहाँ पर चेंजेस क्या आ जाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ रहेगा, लिमिट तो हमारे पास लगी हुई नहीं है, तो उससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऊपर टर्म क्या आ रहा है, dx। तो dx की वैल्यू यहाँ पर 2t dt लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ रहा है टर्म रूट x-1। रूट एक्स, तो रूट एक्स किसके बराबर है, t के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा t-1, t-1। अब टू कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा t dt, और t को भी लिखने के दो, हम कैसे लिखेंगे, t-1 + 1 और dt और डिवाइडेड बाय t-1। अब मैंने देखो यहाँ पर क्या करा है, मैंने क्या करा है, ये जो t लिखा हुआ है ना, इस t में मैंने क्या करा, एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया। तो आप ये दोनों कर सकते हैं, इस माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, t-1 + 1 dt। अब क्या करेंगे, इससे जो डिनोमिनेटर में t-1 है उसे एक बार इसके नीचे लिखेंगे और एक बार इस 1 के नीचे लिखेंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 dt। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, 2 इंटीग्रेशन dt प्लस इंटीग्रेशन 2 dt डिवाइडेड बाय t-1। इस टाइप से ये एक इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पर आप अगर सॉल्व करेंगे तो यही आपके पास आएगा आंसर। अब इन्हें इंटीग्रेट करना आसान है, इसे इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसे भी इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t + 2 ln t-1 और प्लस में c। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ओरिजिनली तो t आ नहीं रहा था, t हमारे पास दो जगह आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर वापस पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस 2 ln रूट एक्स -1 और प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, dx अपॉन रूट एक्स -1। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया, ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट इजी क्वेश्चन था ये। MIT इंटीग्रेशन 2012 का क्वेश्चन है ये। आगे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस वैसे सिंपल ही है, एवरेज लेवल के, कोई ज़्यादा टफ इंटीग्रेशन है नहीं उनके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक गिवन है हमारे पास x⁴ और एक टर्म गिवन है, एक फंक्शन गिवन है log x। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। लेट log x जो है ना, इसे हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, e⁴x, या फिर हम लिखें x की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, e⁻t के बराबर हो जाएगी। और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, e⁻t dt के बराबर ही हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें पुट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है x,
तो x की जगह हम क्या लिखेंगे e की पावर t, और इसकी पावर 1/4 है तो यहाँ पर पावर 4 भी लग जाएगी। तो e की पावर में t/4 और log x, यहाँ पर देखो एक टर्म आ रहा है log x, तो log x किसके बराबर है, t के बराबर ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा t। उसके बाद हमारा टर्म है एक dx, तो dx की वैल्यू ये रही हमारे पास e की पावर t dt, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर t और dt। अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ देखो पावर t आ रही है और यहाँ t/4 है और यहाँ t है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी पावर। तो इंटीग्रेशन में लगाता हूँ, पहले मैं t को आगे लिख देता हूँ, ये जो t है इसे मैंने स्टार्ट में लिख दिया और इन दोनों की पावर को मैं प्लस कर दूँगा। तो e की पावर में t/4 प्लस t dt, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t e की पावर में 5t/4 dt। अब इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप क्या करेंगे, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u/v/dx हो जाएगा और इसमें हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई होप इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ऑलरेडी मैं जो इंटीग्रेशन के जो और भी फॉर्मूले मैंने करवाए हैं प्रीवियस लेक्चर, जो इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो है, उनके अंदर आपको सारे इस टाइप के जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनके डेरिवेशन मिल जाएंगे, तो वो सारे वीडियोस भी आप एक बार ज़रूर देखें। तो ये हो जाएगा t e की पावर 5t/4, हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 5/4 आ रहा है, इसे हम यहाँ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4t e की पावर t/5, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इस t का यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन, तो dt/dt हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन में हो जाएगा 4/5 e की पावर 5t/4, और इसका एक और बार क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा 4t e की पावर t/5 माइनस 4/5, और मल्टीप्लाई में एक और बार 4/5 आएगा, किसका, इंटीग्रेशन का, /4, और यहाँ पर प्लस में c। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4t e की पावर t डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16/25 e की पावर 5t/4 और प्लस में c एक हमारे पास टर्म आएगा। अब देखो ओरिजिनली तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखो t आ रहा है इन जगह पर, तो t ओरिजिनली तो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर था नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, log x, और x की वैल्यू कितनी थी, e की पावर t। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो पुट करने से पहले एक बार और थोड़ा यहाँ पर हम चेंजेस कर लेते। देखो यहाँ पर मैंने एरर कर दी एक जगह, यहाँ देखो क्या आ रहा था, e की पावर 5t/4 था, मैंने उसे t लिख दिया, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 5/4, और यहाँ पर भी 5t/4। इसे लिखने का एक और तरीका है, 4t e की पावर t की पावर 5/4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16/25 e की पावर t, और फिर उसकी पावर मतलब ब्रैकेट में पावर 5/4 और प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो t की वैल्यू और e की पावर t, ये सब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो e की पावर t तो x के बराबर है और t किसके बराबर, log x के बराबर है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। तो 4x की पावर 5/4 log x डिवाइडेड बाय 5 और माइनस 16/25 e की पावर t हमारे पास किसके बराबर है, x, तो x की पावर 4/5 और प्लस में c। तो यही हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, ये इंटीग्रेशन था x की पावर 1/4 log x dx, तो उसे मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर 1/4 log x, और यहाँ पर इसे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, dx, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व होके आ गया है। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन का सल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये दिखने में कितना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये भी बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन का सल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। डी एक्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, ये तो एज इट इज़ में लिख रहा हूँ मैं। ये जो रूट में टर्म लिखा हुआ है ना, इसमें से एक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास, कि टर्म बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर अगर मैं इन्हें सेपरेट करना चाहूँ तो कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स और मल्टीप्लाई में एक रूट एक्स और रूट में एक और 1 माइनस एक्स। मैंने बेसिकली करा क्या है, इस एक्स के ऊपर मैंने एक रूट लगा दिया और ये जो दूसरा टर्म है 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया। तो रूट ए बी को मैंने कैसे लिख दिया, रूट ए और रूट बी, इस टाइप से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। लेट, ये जो रूट एक्स है ना, इसे हम टी मान लेते हैं। ये जो बीच में मैंने रूट एक्स लिखा है ना, इसे हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो जब इसे हमने टी अज्यूम कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो इस डी एक्स को यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई रूट एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डी टी हो जाएगी। इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक अगर हम एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इस इक्वेशन में क्या करो आप, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, तो वही मैंने किया है। तो एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर हो जाएगी। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इस इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में आ रहा है डी एक्स, तो डी एक्स किसके बराबर है, सॉरी ये देखो डी एक्स बाई रूट एक्स। तो डी एक्स बाई रूट एक्स तो क्या हो जाएगा, 2 डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहला टर्म, तो न्यूमरेटर में 2 डी टी। उसके बाद 1 प्लस रूट एक्स बचा, तो रूट एक्स तो टी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म आ गया 1 प्लस टी। उसके बाद रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो एक्स किसके बराबर है, ये देखो एक्स तो टी के बराबर, टी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। अब ये जो बाकी की स्टोरी है ना, इसे भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, बस हमारा फोकस क्या होना चाहिए, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। फिर उसमें जो टी आएगा ना, उस टी की वैल्यू हम क्या, टी की जगह क्या रख देंगे, रूट एक्स रख देंगे, या फिर टी स्क्वायर आ रहा होगा उसकी जगह एक्स रख देंगे। वो मैटर नहीं करता, पहले इस इंटीग्रेशन को अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, मैं 2 तो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देता हूँ, थोड़ा ये इंटीग्रेशन सही नहीं बना। 2 तो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख दिया, और न्यूमरेटर में मैंने लगा दिया 1 माइनस टी डी टी। तो ये डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा, तो 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, और रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब ये देखो 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, तो ये कुछ ए प्लस बी ए माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो ये पूरा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा ये हमारे पास। और यहाँ पर ऑलरेडी एक पावर है, देखो ये तो हो जाएगा कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, और यहाँ ऑलरेडी पावर कितनी है, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स 1 माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, मतलब ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 3/2। आई होप आप समझ जाएंगे कि ये कैसे लिखा है मैंने, ये हो गया 3/2। अब इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे आगे, वो बड़े ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कौन से इंटीग्रल को, ये जो इंटीग्रेशन आया ना हमारे पास, इसे कैसे ब्रेक करेंगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 तो हो जाएगा 3/2,
और एक हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन टी डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2। इस टाइप से हम इसे लिख देंगे। तो बेसिकली मैंने करा कुछ नहीं है, एक बार ये जो पूरा डिनोमिनेटर है उसे 1 के नीचे लिख दिया और फिर इंटीग्रेट कर दिया 2 dt, और फिर माइनस का साइन लगाया और फिर t के डिनोमिनेटर में ये पूरा लिखा और फिर उसे इंटीग्रेट करा और ये 2 भी लगा दिया। अब एक छोटा सा चेंज करो, इस 2 को मैं यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखो ये हो जाएगा 2 dt, और थोड़ा इसे शिफ्ट करके भी लिखता हूँ, मैंने गैप ज़्यादा दे दिया है यहाँ पर। इस टाइप से ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो इस तरह लिख लेंगे इसे। अब देखो हमारे पास 2 इंटीग्रल है अलग अलग, इसे तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ एक बार इसे सॉल्व, सिर्फ इस इंटीग्रल को। तो यहाँ पर आप 1 माइनस टी स्क्वायर को क्या मान लोगे, यू मान लोगे। तो -2t dt किसके बराबर हो जाएगा, डी यू के बराबर हो जाएगा। और जो हमारे पास टर्म्स है उन्हें अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पर आपके पास देखो माइनस भी आ रहा है और ये 2t dt, तो ये कितना बन गया हमारे पास, -2t dt बन गया हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, डी यू इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, डी यू अपॉन ये बन जाएगा u की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u की पावर -3/2, और यहाँ पर डी यू, तो ये हो जाएगा u की पावर -3/2 +1 डिवाइडेड बाय -3/2 +1। तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन u, रूट में u बन जाएगा और u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना था 1 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये -2 डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो इस इंटीग्रेशन का तो आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसे तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्टली ये जो आंसर हमारे पास आया है इस आंसर को यूज़ करूँगा। तो ये जो इंटीग्रल है ना माइनस साइन के साथ, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है -2 रूट में 1 डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब रही बात हमारे पास क्या, इस इंटीग्रेशन की, तो इसे सॉल्व करना है अब हमें। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे भी मैं आपको शॉर्ट में सॉल्व करके बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप टी को क्या पुट करेंगे, हम साइन थीटा। टी को जब साइन थीटा पुट करेंगे तो डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डी टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर टी की वैल्यू साइन थीटा पुट करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर अगर 3/2 लगा दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, मतलब कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा ये। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन डी टी कितना है हमारे पास, कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो डी टी आ रहा है तो डी टी की वैल्यू हमारे पास ये है कॉस थीटा डी थीटा, तो ये यहाँ पर हमने पुट कर दी। डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। कॉस थीटा से इसकी पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन कितना होता है 2 tan थीटा, प्लस में एक सी लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो सी को तो सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। अब हमें tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा कैसे निकालते हैं हम, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर ही होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है टी, ये तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस इंटीग्रेशन की। तो ये आंसर हो गया एक, तो टी रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 2 भी आ रहा था तो यहाँ पर हमें 2t लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये जो 2 मेथड मैंने आपको बताए इनसे इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, आप इसे सॉल्व पूरा खुद करेंगे, मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिखूँगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन कितना, टी अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर,
और यहाँ पर ये हो जाएगा -2 1/√में 1 - t²। और अब प्लस में c हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो 2 को कॉमन ले लो यहाँ पर, तो वैल्यू हो जाएगी, ये तो दोनों के एलसीएम में आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा t-1। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स t-1, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और प्लस में c। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो जो इंटीग्रेशन था हमारे पास वो क्या था, एक बार हम देख लेते हैं, dx अपॉन, अब इसमें हम एक और, अब हमें यहाँ पर t की वैल्यू भी तो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो देखो दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो t आ रहा है और एक t² आ रहा है। तो t की वैल्यू तो हमारे पास √x है और t² की वैल्यू x है। तो ये वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 t की जगह तो आएगा √x -1 अपॉन √1 - x और प्लस में c। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, dx अपॉन 1 + √x, ये वैल्यू हो जाएगी, और रूट में x - x²। तो ये भी था हमारे पास x - x²। तो इस इंटीग्रेशन का हमारे पास ये सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने क्या करा है, इन दोनों इंटीग्रेशन को डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व कर दिया, इसका आंसर ये होगा और इस इंटीग्रेशन का आंसर ये होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। इसमें हमारे पास गिवन है डिनोमिनेटर में √x और x की पावर, मतलब x का 4th रूट प्लस 1 की पावर 10। इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक टर्म आ रहा है, उसे हम क्या मान लेते हैं, t। तो 4th रूट ऑफ x प्लस 1 को हम क्या मान लेते हैं, t। इसे और किस तरह से लिखा सकता है, t = x की पावर 1/4 और प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो dt/dx अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 1/4 x की पावर 1, ये हो जाएगा -3/4, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो dt की वैल्यू हो गई हमारे पास, dt हमारे पास हो गया 1/4 x की पावर -3/4 dx। अब एक बार वापस से देखिए, अगर मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मैं x की पावर 1/4 की वैल्यू लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, t-1। और या फिर अगर मैं x लिखूँ वो कितना हो जाएगा, t-1 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। उस x की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, इस x की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पर। तो जो dt की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 4 है, ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर में x की जगह हम क्या लिख देंगे, t-1 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -3/4। तो यहाँ हो जाएगा -3/4, ये पावर के अंदर ही है, और ये होगी dx की वैल्यू। तो इसे और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें हम तो कैसे लिख सकते हैं, dx = 4 dt। यहाँ क्या हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगी पावर कितनी, -3, और वो -3 कहाँ चली जाएगी, पावर न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा t-1 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा dt। तो आई होप आपको ये सब इक्वेशन यहाँ पे समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उसमें ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है dx। तो dx की वैल्यू ये है हमारे पास 4t-1 की पावर 3 dt। तो ये हो जाएगा 4t-1 की पावर 3 dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक टर्म आ रहा है √x। तो √x हमें अगर निकालना है तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमने कहाँ पर लिखी है, यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास। x की वैल्यू कितनी है, t-1 की पावर 4। तो अगर मैं यहीं पर लिख दूँ एक बॉक्स लगा के, तो √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, t-1 का होल स्क्वायर हो जाएगी, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा t-1 का होल स्क्वायर। उसके अलावा इसे तो हमने t मान ही लिया था, ये जो पूरा टर्म है ना, 4th रूट ऑफ x और +1,
तो ये तो किसके बराबर है, टी, और पावर 10 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टी की पावर 10। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया है। इसे अब सिंप्लीफाई अगर और करें तो देखो यहाँ पर t-1 की पावर 2 है और यहाँ t-1 की पावर 3 है, तो एक t-1 न्यूमरेटर में बचेगा। 4 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय t आ जाएगा। तो 4 इंटीग्रेशन t-1 dt अपॉन t की पावर 10 हो जाएगा। अब इन इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई टी की पावर 9 माइनस 4 इंटीग्रेशन dt बाई टी की पावर 10। अब इनका आंसर हमारे पास बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन टी की पावर -9 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन टी की पावर -10 dt। तो यहाँ पे पावर बस अब हमें ऐड ही करनी है, एक टी की पावर -9 + 1 और डिवाइडेड बाय -9 + 1 -4 टी की पावर -10 + 1 डिवाइडेड बाय -10 + 1 और प्लस में एक सी लगा देंगे। अब ये आंसर हमारे पास हो जाएगा 4 बाई, ये तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा टी की पावर 8, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 बाई 9 टी की पावर 9 और प्लस के अंदर सी। तो इसे और भी सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, 4/9 टी की पावर 9 माइनस, यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2, तो -1/2 टी की पावर 8 और प्लस में सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो टी की पावर 9 आ रहा है और टी की पावर 8 आ रहा है। ओरिजिनली तो यहाँ कहीं पर टी था नहीं हमारे पास, तो ये जो टी की वैल्यू है ना, सबसे स्टार्टिंग में हमने ये पुट करी थी, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो इसे पुट करने से पहले क्या करें, अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो कॉमन ले लेते हैं। जो कॉमन टर्म्स है उन्हें अगर हम सॉल्व करें तो वो हो जाएगा कितना, 1/t की पावर 8 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4/9t और माइनस में 1/2। इसे सॉल्व करें अगर हम, यहाँ पर आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी मत देखना, सिर्फ आप इसी पर फोकस रखो अभी। तो यहाँ प्लस सी आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8 - 90 डिवाइडेड बाई 18, जो हो जाएगा 8 - 90 डिवाइडेड बाई 18 टी की पावर 9 और प्लस में सी। तो इस क्वेश्चन में बस आपको यहाँ पर क्या करना है, टी की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने करवा ही दिया है आपको। बस ये लास्ट स्टेप है, आपको यहाँ टी की वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 18x की पावर 1/4 और प्लस 1 की पावर 9 और प्लस में सी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। तो यार आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बस आपको सब्स्टिट्यूशन इसमें सही करना है और ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये आपको ढंग से समझनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इसमें लिमिट्स लगी हुई है हमारे पास। इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है हमारे पास। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स देखो कहाँ पर आ रहा है, ये जो टर्म है ना, ये कॉस इनवर्स एक्स है, इसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, कॉस थीटा, और अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर 1 - एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी इक्वेशन से वापस अगर हम डी एक्स की वैल्यू लिखें तो वो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा होता है। तो डी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझो, थीटा की अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप क्या करो, एक्स की वैल्यू को जब ज़ीरो पुट करोगे तो कॉस इनवर्स ज़ीरो होता है, वो किसके बराबर होता है हमारे पास, 0 के बराबर ही होता है, नहीं वो होता है हमारे पास कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, π/2 के ऊपर आता है। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू 1 रखें तो 1 कितने के ऊपर आती है, 0 के ऊपर आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 से, मतलब ये तो हमारे पास क्या होगी,
लोअर लिमिट हो गई और ये हो गई हमारे पास अपर लिमिट। एल एल मतलब लोअर लिमिट, यू एल मतलब अपर लिमिट। तो ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो कहाँ से हो जाएगी, π/2 से 0 हो जाएगी और यहाँ पर आएगा साइन। अब यहाँ पर देखो फंक्शन कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो dx है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा π/2 से 0 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अगर अब इस माइनस को एलिमिनेट करें तो देखो, अगर इस माइनस को हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है तो हम यहाँ पर लिमिट्स को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो ये लिमिट्स इंटरचेंज हो गई, 0 से π/2 और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, ये होता है θ/2 माइनस साइन 2 θ/4। इसमें हम अब अप्लाई क्या कर देंगे, लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट्स हमारे पास कितनी है, 0 से π/2। तो ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता ना, तो प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले डेराइव करवाए हैं वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये होता है θ/2 माइनस साइन 2 θ/4। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, 0 पुट करें, देखो तो ये तो 0 पे 0 और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरा है 0 बन जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, अपर लिमिट इसके अंदर पुट करनी है। तो अपर लिमिट हो जाएगी π/4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई, तो वो कितना हो जाएगा, -0 और -0। तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, π/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास। तो एक बार मैं इंटीग्रेशन पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या गिवन है, साइन ऑफ 0 से 1 साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स dx। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, π/4। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रही है डिनोमिनेटर में और उसका स्क्वायर रूट भी लिया हुआ है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन में स्क्वायर रूट में। अगर हम इसका क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो वो किस तरह से हम इसमें बना सकते हैं, मैं लिखूँगा 1 को तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x² + 4x। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो रहा है 2 टाइम्स 2x लिखा हुआ है, तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 2² और मुझे माइनस भी 2² करना पड़ेगा। रूट के अंदर कर रहा हूँ ये सारा काम, मैं ये जो सारे टर्म्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक बार ये टर्म प्लस भी कर दिया और एक बार ये माइनस भी कर दिया। अब ये जो माइनस वाला टर्म है ना, इसे अगर हम ब्रैकेट से बाहर लिखें, माइनस वाले टर्म को अगर हम ब्रैकेट से बाहर लिखें तो किस तरह से लिखा जा सकता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ dx अपॉन में स्क्वायर रूट में 1 माइनस ये जो बाकी के टर्म्स है ये तो बच जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस का 4। तो इज इक्वल्स टू dx इंटीग्रेशन रूट में 5 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ जाएगा। आप चाहे तो अगर इसे सॉल्व करोगे ना, 5 माइनस x + 2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 4x माइनस x² ही आएगी। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना है हमें। तो अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ कितना टर्म, एक √5, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लेता हूँ, समझो मैं पहले 5 कॉमन लेता हूँ, तो मैंने 5 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस x + 2 डिवाइडेड बाय √5 का होल स्क्वायर। और इसे और सिंप्लीफाई करके किस तरह लिखा जा सकता है, dx √5 और यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस x + 2 डिवाइडेड बाय √5 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब √5 तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिख देते हैं। और ये जो टर्म है इंटीग्रेशन का बन रहा है, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम,
पहले अगर मैं इसे लिख देता हूँ क्लियरली, तो डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स प्लस 2/√5 का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है, इसे अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो टर्म ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसे हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार साइड में लिख देता हूँ, लेट एक्स प्लस 2/√5, इसे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 साइन थीटा -2 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से डी एक्स कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा √5 कॉस थीटा और ये डी थीटा। तो इन वैल्यूज़ को बस अब हमें यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पर √5 है, तो ये हो जाएगा 1/√5 इंटीग्रेशन। तो अब डी एक्स की जगह तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे √5 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा √5 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है ना देखो, इसे तो हमने क्या मान लिया, साइन थीटा। तो ये कितना है, जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ना, ये कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, जो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है। और रूट में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा ही लिखा हुआ है, कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो इंटीग्रेशन में ओनली डी थीटा बचेगा, मतलब थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये जो आंसर है हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब हमें पता है देखो, एक्स प्लस 2/√5, इसे हमने क्या माना था, साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/√5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/√5 और प्लस में सी। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन का ओरिजिनल क्वेश्चन था, मतलब जो क्वेश्चन था वो कितना था, क्वाड्रेटिक आ रही थी एक डिनोमिनेटर में और उसका भी स्क्वायर रूट लिया हुआ था। तो 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक थी आई होप। हाँ, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन के टाइप यूज हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला, ये क्वेश्चन आपको करना है डू इट योर सेल्फ, DIY, मतलब डू इट योर सेल्फ। तो इसका मैं आंसर आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1/12 और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में एक बार वापस लिख देता हूँ डू इट योर सेल्फ। इसको मैं नहीं करवाने वाला, ये आपको खुद ट्राई करना है। लिमिट्स का ज़रूर ध्यान रखना, 1/4 और 1/2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट्स गिवन है। लिमिट है 0 से π/2। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो अब कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, लिमिट्स अभी मैं नहीं लिख रहा, ऐसे अज्यूम कर लेना कि लिमिट्स है वहाँ पर। तो 1 प्लस साइन एक्स तो हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है। मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म क्या ऐड करा, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा। तो देखो न्यूमरेटर में तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पर डी एक्स। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जब ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को एक बार इस 1 के नीचे लिख देंगे हम और फिर इस साइन एक्स के नीचे लिखेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें पता है जो कॉस है उसको अगर हम यहाँ ऊपर लेके जाएंगे
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन, एक चीज़ समझो, यहाँ पर अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में 1/cos x। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, tan x बन गया, और ये क्या बन गया, sec x बन गया हमारे पास। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, sec x tan x dx। अब ये तो बेसिक इंटीग्रल है, ये जो होता है ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और माइनस का साइन, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, sec x होता है, और प्लस में सी लगा देंगे, मतलब प्लस सी नहीं लगाएंगे हम क्योंकि हमारे पास लिमिट्स गिवन है। लिमिट्स कितनी गिवन है, 0 से π/2। तो वो हम यहाँ इंटीग्रेशन लिखते हैं। अब सब जगह मैं एक बार लिमिट्स लगा देता हूँ, यहाँ 0 से π/2, यहाँ पर भी 0 से π/2 है। तो आइए आप समझ लेना कि सब में लिमिट्स लगी हुई है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। अब इसमें लिमिट्स है 0 से π/2। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो π/2 के ऊपर ये जो π/2 पर ये तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी हमारे पास इन 0 या इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो मतलब ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा लिमिट्स का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स -1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब यहाँ पर लिमिट लगाओ 0 से π/2। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 0 पे तो साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो लोअर लिमिट तो हो जाएगी +1 हो जाएगी, लोअर लिमिट में तो +1 आ जाएगा। रही बात अपर लिमिट की, तो हम लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स -1 अपॉन कॉस एक्स। लोअर लिमिट तो हमारे पास कितनी होगी, +1 आ गई। तो इस चीज़ को अलग से रखना, इसमें ऐड मत कर देना इस चीज़ को, मतलब ये आ गया, और प्लस के अंदर एक 1 एक्स्ट्रा है हमारे पास। अब अगर आप इस लिमिट को कैलकुलेट करोगे तो देखो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें l'Hopital's रूल लगा देंगे, तो ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू को π/2 पुट करेंगे और +1 करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो cos π/2 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 0। तो इसका बेसिकली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 + 1 = 1। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ओनली 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो लिमिट है ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि cos π/2 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो इससे पहले इस क्वेश्चन को समझे तो एक प्रॉपर्टी समझो, ए से बी अगर हमारे पास कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन हो तो हम उसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट्स में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, वो हो जाएगी ए से बी। बस जो फंक्शन है ना उसमें हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के जगह a+b - x dx यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने करा क्या है, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा a+b, और उसमें -x कर दो। तो यहाँ जो x है ना उसको इससे रिप्लेस कर दो, तो इंटीग्रल हमारे पास सेम ही रहता है। तो ये हमारे पास एक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, या फिर एक ये रिजल्ट भी कह सकते हो आप इसे प्रूफ भी किया जा सकता है। तो इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो इंटीग्रल है हमारे पास 1 से लेके 2011, इसे हम क्या मान लेते हैं, √x रूट में 2012 - x और प्लस में √x और यहाँ पर dx। इसे हम अज्यूम कर लेते हैं ये i के बराबर है। ठीक है, तो i की वैल्यू है, अगर हम जो हमारे पास ये जो फॉर्मेट गिवन है ना ये वाला, इसमें अगर हम लिखें तो वो किस टाइप से लिखा जा सकता है, ए से बी नहीं, 1 से 2011 और रूट में 2012 - x। तो बेसिकली करना क्या है आपको, इसको और इसको ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2012 और -x कर देना है। तो यहाँ पर x जितनी भी जगह आ रहा है ना उसके जगह आपको क्या लिखना है, 2012 - x, और रूट में 2012 -
2012 और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स और प्लस में रूट में 2012 माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर 1 से लेके 2011 रूट में 2012 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट में 2012 माइनस एक्स और डी एक्स। अब क्या करेंगे देखो, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये देखो ये आई और ये आई, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा 2i बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ना, ये और ये जब ऐड होंगे तो दोनों की लिमिट सेम है और दोनों के देखो डिनोमिनेटर भी सेम है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो ये इन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो लिमिट तो दोनों की सेम है, सॉरी 1 से 2011। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनेगा रूट एक्स प्लस रूट में 2012 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में भी यही बनेगा, न्यूमरेटर में भी सॉरी 2012 माइनस एक्स और डी एक्स। तो इससे क्या वैल्यू बनी है हमारे पास, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन में बचा ओनली डी एक्स। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो वो कितना हो जाएगा 1 से लेके 2011 डी एक्स। तो 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2011 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2010। तो i की वैल्यू हो जाएगी 2010 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1005, और यही क्या होगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर होगा 1005। यही हमारे पास क्या है इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे में अगर आपको देखे हुए आप तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें, तब आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है करने के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो x-1 के साथ में न्यूमरेटर के अंदर एक एक्स्ट्रा x+1 यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम चीज़ मुझे डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी, पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी देखो x+1 आ रहा है, तो मैं अगर एक एक्स्ट्रा x+1 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, मतलब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो टर्म है इसमें से एक x कॉमन ले लेता हूँ, तो x² प्लस x प्लस 1 हमारे पास बचेगा। तो मैंने करा कुछ नहीं है, पहले यहाँ पर एक एक्स्ट्रा x+1 मल्टीप्लाई करा, यहाँ स्क्वायर कर दिया और एक x कॉमन ले लिया। अब क्या होगा, इसे अगर और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ अगर देखो न्यूमरेटर में देखो x-1 और x+1, तो ये a प्लस बी ए माइनस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये बन जाएगा x² - 1 dx, ये तो बन गया न्यूमरेटर के अंदर। अब डिनोमिनेटर के अंदर एक और चीज़ देखो, ये जो टर्म है ना x+1, इसमें से अगर मैं रूट एक्स कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा रूट एक्स प्लस 1/√x बन जाएगा, और इसका पूरा पर एक होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसे इस तरह से लिख देता हूँ मैं, रूट एक्स प्लस 1/√x और इसका होल स्क्वायर, और फिर आगे रूट एक्स। यहाँ से मैंने क्या करा, ये जो रूट मैंने लगाया हुआ है ना, इसे मैंने क्या करा, एक बार x पे लगा दिया और एक बार x² प्लस x और प्लस 1 पे लगा दिया। तो इस तरह से मैंने दो पार्ट्स में इसे सेपरेट कर लिया, x² प्लस x प्लस 1। अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसके अंदर एक करेक्शन करो। देखो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो मैंने जहाँ x कॉमन लिया है ना, इस टर्म को एक बार मैं अभी नहीं लिखता, यहाँ पर मैं x² कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं x² कॉमन लूँगा तो यहाँ टर्म आ रहे हैं देखो x³ प्लस x² प्लस x। तो जब x² कॉमन लूँगा तो एक x बचेगा प्लस 1 बचेगा और प्लस 1/x बचेगा। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो रूट है ना, ये एक बार मैं क्या लगा दूंगा x² पे लगा दूंगा,
और इस बार इस पर एक्स प्लस वन बाय एक्स पे लगा दूंगा। तो रूट एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक एक्स आ जाएगा और रूट में एक्स प्लस वन बाई एक्स को मैं आगे लिख देता हूँ और प्लस वन लिख देता हूँ। तो ये जो वन बाई एक्स है ना, इसे मैंने आगे लिख दिया और इस वन को मैंने पीछे लिख दिया है। ये टर्म्स हमारे पास आ गए। अब उसके बाद इसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसे मैं सेंटर में लिख देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये क्या करेंगे हम, इस रूट एक्स के ऊपर भी लगाएंगे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स बन जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा और रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर और रूट में एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस में वन। एक चीज़ यहाँ पे समझो, इस एक्स से जब ये रूट एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको आई होप समझ में होगा कि ये एक्स स्क्वायर मैंने कहाँ से लिखा है। तो और सिंप्लीफाई से करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इस स्क्वायर को ओपन करूँ तो ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस में टू और रूट में एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस वन। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसे कैसे करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अब सब्सटीट्यूशन। अब जब भी आप सब्सटीट्यूशन यूज़ करो ना, तो जो रूट के अंदर वैल्यू आ रही होती है ना, उसे हम ज़्यादातर टी स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो यहाँ से हमारे पास टू टी डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, टू टी डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा है यहाँ पर, बस एलसीएम ले लिया है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो इस इंटीग्रल में अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। मतलब बेसिकली ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टू टी डी टी बन जाएगा। ये तो टू टी डी टी बन जाएगा और एक्स प्लस वन बाई एक्स, मैंने क्या करा है, टी स्क्वायर, एक प्लस वन नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, यहाँ एक एक्स्ट्रा प्लस वन भी है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू लिखे तो वो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो चेंज किस तरह से हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टू टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पर हो जाएगा एक टी। अब क्या होगा, इस टी से तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। और ये हमारे पास कितना होता है, टेन इनवर्स टी प्लस सी और यहाँ पर एक टू भी आएगा। मैं नीचे ही लिख देता हूँ इसे। इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा हमारे पास टू टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो टी हमारे पास किसके बराबर था, एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस में वन। तो टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस वन और प्लस में सी। ये हमारे पास क्या हो गया, इस इंटीग्रेशन का, इस क्वेश्चन का, जो इंटीग्रल का क्वेश्चन था हमारे पास, उसका ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली क्या है, हमारे पास टी की वैल्यू है ना, यहाँ पर देखो यहाँ कितना आ रहा है टी, और हमने एज्यूम क्या करा है टी स्क्वायर। तो अगर मैं टी की वैल्यू लिखूँगा तो वो कितनी हो जाएगी, रूट में एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस वन होगी। तो यहाँ पर एक रूट भी लगाना पड़ेगा हमें, स्क्वायर रूट के अंदर आएगी ये वैल्यू, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वन बाई एक्स। थोड़ा राइटिंग मेरी ख़राब है पर आप समझ सकते हैं आंसर। तो टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस वन।
ये हमारे पास आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ही डेंजरस लग रहा है। ऊपर लिखी हुई है हमारे पास एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है और नीचे लिखा हुआ है डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को भी मैं कहूँगा एक बार आप फिर से खुद ट्राई करें और फिर जो सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ उसे आप यहाँ पर देखिए। अब अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम अगर पढ़ी होगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। कैसे? इसमें हम डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 4 6 4 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट ही है, तो इन्हें हम डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं इसे x+1 की पावर 4। सिमिलरली यहाँ पर देखो कोफिशिएंट आ रहा है 1 -3 3 -1, तो इसे भी मैं बाइनोमियल थ्योरम से लिख सकता हूँ। ये x-1 की पावर 3 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा dx। अब मैं क्या करूँगा, देखो लेट x-1 को मैं t मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो जब मैंने ऐसा करा तो dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया, और x की वैल्यू किसके बराबर होगी, t+1 के बराबर होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे पुट कर देते हैं। उससे पहले लिमिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है, -1, तो यहाँ पुट करेंगे जब -1 तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, 0, तो 0 -1 कितना हो जाएगा, -1। तो लिमिट्स हमारे पास कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -2 से -1। तो इंटीग्रेशन वापस लगाएंगे हम, लिमिट्स हो जाएगी -2 से -1 और x+1। तो x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगा t+2 हो जाएगा। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो तो ये हो गया t+2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-1 तो t है तो ये हो जाएगा t की पावर 3, और dx वो dt के बराबर ही है, dx और dt बराबर ही है हमारे पास। यहाँ देखो dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, तो यहाँ dt आ जाएगा। अब इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ये जो इतना पार्ट हमने करा है इसे भूल जाओ, बस इस इक्वेशन को यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो -2 से -1। अब ये जो टर्म हमारे पास आया है t+2 की पावर 4, तो इसका हमें क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना है। तो वो कैसे हो जाएगा, t की पावर 4 + 8t³ + 24t² + 32t और प्लस में 16, ये हो जाएगा इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय t की पावर 3 और dt। अब क्या करेंगे हम, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में t³ आ रहा है ना, इसे सेपरेटली क्या करेंगे हम, इन सारे टर्म्स के डिवाइड में लिखेंगे। तो लिमिट तो हमारे पास सेम रहेगी, -2 से -1, ये हो जाएगा t+8 और +24/t +32/t² और +16/t³ और इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर पावर रेज करेगी तो ये हो जाएगा t² 2 + 8t और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 24 log में mod t और यहाँ पर हो जाएगा -32/t, क्योंकि यहाँ पावर डिनोमिनेटर में आ रही है, और यहाँ हो जाएगा -16/2t²। ये वैल्यू आ जाएगी और इसमें लिमिट अब हमें लगानी है कितनी, -2 से -1। तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं बस। अब अपर लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास, ये -1। तो ये हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी t आ रहा है ना उन जगह -1 पुट करेंगे सबसे पहले। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर हो जाएगा -8, ये तो हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 32, और ये हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया है, 8 हो जाएगा। क्योंकि जहाँ -1 पुट करोगे ना तो इस 2 से ये कितना कटेगा, 8 बार, और स्क्वायर तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा ये वैल्यू। अब लोअर लिमिट, ये माइनस का साइन लगाएंगे, अब लोअर लिमिट लगाएंगे हम, तो -2 यहाँ पे पुट करो तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर -2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 24 ln 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर -2 लगाएंगे हम
तो यहाँ पर -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब इन्हें अगर हम सिंपली सॉल्व करें ना तो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसे पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं। 33/2 ln, सॉरी ln नहीं, 24 ln 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, अभी तक हमने 11 क्वेश्चन ही सॉल्व करे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन है। इसको पहले एक बार मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ sin x को मैंने आगे लिखा है, उसके मल्टीप्लाई में 1/x लगाया है, ठीक है, और फिर प्लस का साइन लगाया, और फिर cos x और log x, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी एक बार मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना हमारे पास क्या है। इसे अगर मैं u मानूँ तो ये देखो क्या है, इसी का डिफ्रेंशिएशन लगा है, और इसे अगर मैं v मानूँ तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन लिखा है और बीच में प्लस आ रहा है। तो ऐसा हमारे पास किस फॉर्मेट में आता है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। इसे मान लो u, तो ये क्या है, u डैश है, और इसे अगर मैं मान लूँ v तो ये हमारे पास क्या है, v डैश और प्लस। तो u v डैश प्लस u डैश v किसके बराबर होता है, ये होता है u v डैश के, मतलब u और v के प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन के बराबर। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसे मैं लिख सकता हूँ d/dx ऑफ u v डैश का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ही। तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, sin x, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, v देखो हमारे पास कहाँ है, ये रहा, ये v है log x, तो sin x इंटू log x, और फिर इंटीग्रेशन। अब देखो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है और इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली sin x log x। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, sin x log x और प्लस में c। तो यही हमारे पास क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा एक बार हमारे पास 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो थोड़ा फास्ट सोल्यूशन करेंगे अब हम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ dx, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारे पास, x² - 1। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, लेट x को हम क्या मान लेते हैं, sec थीटा मान लेते हैं। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, dx की वैल्यू हो जाएगी sec थीटा tan थीटा और d थीटा। और अगर हम लिखें x² - 1 तो ये कितना हो जाएगा, sec² थीटा -1, ये हो जाएगा tan² थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी होती है। अब इन्हें क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देते हैं। तो dx की जगह तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो dx आ रहा है, तो dx की जगह तो ये इक्वेशन आ जाएगी, sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये तो न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ देखो x आ रहा है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, sec थीटा, तो यहाँ पर एक sec थीटा आएगा, डिवाइडेड बाय x² - 1। x² - 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, tan² थीटा, तो यहाँ आ जाएगा tan² थीटा। इसे सॉल्व करते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और tan थीटा से अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो एक डिनोमिनेटर में tan थीटा बचेगा, तो d थीटा बाय tan थीटा टाइप से बचेगा हमारे पास। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कैंसिल आउट करे थे टर्म। डायरेक्ट लिखते हैं इंटीग्रेशन d थीटा बाय tan थीटा। अब यहाँ पर इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा बाय साइन थीटा, और प्लस में c आ जाएगा। प्लस c थोड़ी लगाएंगे, अभी प्लस c तो इंटीग्रेशन के बाद लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा को इसे मैं t मानूँ तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dt लिखा है, इसका मतलब ln, इसका आंसर हो जाएगा ln साइन थीटा प्लस में c। तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा ln साइन थीटा और प्लस में c। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए,
तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सेक थीटा, देखो यहाँ पर मैं साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें देखो हमने सेक थीटा की वैल्यू को हमने क्या माना है एक्स, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना होता है हमारे पास, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मतलब 1 माइनस 1/x²। यह होगी साइन थीटा की वैल्यू। तो इसे बस अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ln ऑफ रूट में 1 माइनस 1/x² और प्लस में c, तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना आप, हमारे पास क्या है लिमिट्स, तो लिमिट्स का एक स्पेशली ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं वही सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं इसके अंदर, लेट साइन इनवर्स x, इसे मैं क्या मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ पर इस थीटा की जो लिमिट्स है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले लोअर लिमिट पुट करो, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है हमारे पास π/6 मतलब 30 डिग्री होता है। तो ये लिमिट्स हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले लिमिट्स ही लिख देते हैं हम 0 से π/6। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितनी हो जाएगी साइन थीटा हो जाएगी, और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगी। और रूट में 1 माइनस x² कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट ले लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है। इन्हें अगर हम यहाँ पे पुट करें तो x की जगह तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, सबसे पहले टर्म जो आ रहा है वो x आ रहा है, तो उसके जगह तो हम साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है साइन इनवर्स x, तो वो तो किसके बराबर है थीटा के बराबर ही है, तो उसके जगह हम लिखेंगे यहाँ पर इसे अलग लिखेंगे और एक थीटा अलग। उसके बाद क्या आ रहा है dx, तो dx की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है रूट में 1 माइनस x², वो किसके बराबर है कॉस थीटा के, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या थीटा साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन का साइन लिमिट्स वही 0 से π/6 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो कैसे, थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और माइनस इंटीग्रेशन और फिर से एक और बार इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा और फिर से एक और बार डी थीटा। तो ये हो गया माइनस थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो गया माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और वही हमारे पास लिमिट्स मैंने लिखी नहीं है, पर यहाँ पर लिमिट्स भी आएगी, कहाँ से आएगी 0 से π/6 तक की। अब ये लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई करो तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा टर्म माइनस π/6 कॉस π/6 कितना होता है हमारे पास √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। और यहाँ पर साइन π/6 कितना होता है हमारे पास साइन π/6 होता है प्लस में 1/2 होता है। उसके बाद सॉरी माइनस यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1/2 माइनस π√3/12। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगी हुई थी, तो प्लस सी टाइप का कुछ नहीं आएगा हमारे पास, ओनली एक नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखो भी हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं लेट 1 माइनस एक्स, इसे हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस डी टी हो जाएगी, और अगर मैं एक्स की वैल्यू लिखूँ तो वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस टी हो जाएगी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में। सबसे पहले लिमिट्स भी चेंज होगी, तो टी की जो लिमिट्स है वो लोअर लिमिट तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 पुट करो तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1,
और यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, मतलब लिमिट्स चेंज हो गई, ये हो गई 1 से 0। एक्स सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 1 माइनस टी, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी। उसके बाद आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स तो टी के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा टी की पावर 99, और डी एक्स किसके बराबर है माइनस डी टी के बराबर है। तो एक चीज़ समझो, अगर मैं इन दोनों लिमिट्स को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये जो माइनस साइन है ना ये किस में चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। तो मैंने लिमिट्स को चेंज कर दिया, 0 से 1 कर दिया, माइनस साइन हमारा हट गया। उसके बाद क्या हो जाएगा टी की पावर 99 माइनस टी की पावर 100 और डी टी। अब इन्हें इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, 0 से 1 टी की पावर 99 डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 100 डी टी, वही 0 से 1। तो ये हो जाएगा टी की पावर 100/100 माइनस टी की पावर 101/101, और इसके अंदर लिमिट कहाँ से लगेगी 0 से 1। तो लोअर लिमिट पे तो दोनों 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि लिमिट ही 0 है हमारे पास। अपर लिमिट में कितना हो जाएगा ये 1/100 माइनस 1/101, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10100। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 10100। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट्स लगी हुई है 0 से π/2 sin 4x और डिवाइडेड बाय sin x dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यूज़ करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट्स को तो एज इट इज़ ही रहेंगे, हम कोई इसके अंदर सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं करेंगे, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। तो sin 4x जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 sin 2x cos 2x होती है, डिवाइडेड बाय sin x, और यहाँ पर sin x को एज इट इज़ लिखेंगे dx। अब यहाँ पर देखो sin 2x आ रहा है, इसमें वापस प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 0 से π/2, यहाँ हो जाएगा sin x cos 2x डिवाइडेड बाय sin x dx। अब क्या होगा, इस sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos x इंटू cos 2x। तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये 4 आपको समझ में आया ना कहाँ से, क्यों, क्योंकि इसे एलिमिनेट करा तो एक 2 तो ऑलरेडी है, एक और 2 आ जाएगा 2 sin x cos x, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। तो ये टर्म हो गया हमारे पास 0 से π/2 cos x cos 2x dx। अब इसमें अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें एक और, तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये होता है 1/2 cos, दोनों को ऐड करो x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा cos 3x dx। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे लिखा। तो देखो x प्लस 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर आप पहले माइनस भी कर सकते हो, x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस ऑफ थीटा होता है हमारे पास। तो इन दोनों का हाफ करोगे आपके पास, तो यही वैल्यू हमारे पास आती है। अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, इन्हें सेपरेटली, पहले तो इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट होता है, तो बचेगा कितना 2 बार, और इन्हें क्या करेंगे हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx, और प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 3x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x होता है, तो 2 sin x प्लस 2 sin 3x/3, और यहाँ लिमिट क्या है दोनों की सेम ही है, तो ये 0 से, यहाँ पर इसे क्लियरली लिख देता हूँ मैं, 0 से π/2। अब यहाँ पर बस हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो लोअर लिमिट अगर इसमें पुट करोगे ना पहले, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा लोअर लिमिट के ऊपर, इसके ऊपर। तो बस हमें अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो अपर लिमिट पे हो जाएगा sin 90 कितना होता है हमारे पास, ये तो 1 होता है, और प्लस में 2/3, और ये हो जाएगा 3 π/2,
तो साइन 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो ये आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 - 2/3। तो 2 - 2/3 कितना, तो हमारे पास 2 - 2/3, 2 - 2/3 ये किसके बराबर होता है, 4/3 के। तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा 4/3। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो PDF है ये आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो इसे हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन के बारे में कहूँगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार आप खुद से ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद जो सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ वो ज़रूर देखें। तो पहले खुद ट्राई करें और फिर आंसर देखें, जो सोल्यूशन मैं करवा रहा हूँ वो देखें और आप मैच करें कि आपने वही सोल्यूशन करा है या नहीं करा। तो इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे ना, वो थोड़ा अजीब आपको लग सकता है कि ऐसा कैसे सोचेंगे हम कि ये सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। पर अगर आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे ना, और अगर आंसर आपको पता हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, u² हम अज्यूम कर रहे हैं, या फिर u² ना लिख के मैं क्या करता हूँ, जो डिनोमिनेटर में टर्म गिवन है ना x⁻⁴, ये जो टर्म है ना x⁻⁴, इससे क्या मान लो, u² मान लो। u नहीं मानना आप, इसे u² ही अज्यूम करोगे ना तो जल्दी आंसर आएगा। तो x⁻⁴ को हमने मान लिया u²। तो अगर हमें यहाँ से dx निकालना है तो 1/3 x⁻⁴ -1 dx कितना हो जाएगा, 2u du हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/3 और ये हो जाएगी x⁻⁻2/3 हो जाएगा, और dx 2u du हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम, 1/3 को ऐसे इट रहने दो, x⁻⁴ और उसकी पावर में -2 dx 2u du मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो x⁻⁴ तो कितना था, u² था। तो यहाँ पर भी देखो ये कितना है हमारे पास, u² ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, dx की वैल्यू कैलकुलेट। पर इसका एक सिंपल तरीका और है, अगर मैं यहाँ से इसे हटाऊँ, मैंने यहाँ पर एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखो x की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, u की पावर, मतलब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 3 कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो यहाँ तो पावर 1 बन जाएगी, यहाँ पावर कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर होगी x की वैल्यू कितनी होगी, u की पावर 6। तो dx कितना हो जाएगा हमारे पास, 6u⁵ du बन जाएगा हमारे पास। तो ये इक्वेशन आ गई। और अगर मैं x की पावर -1/2 लिखना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, u की पावर 6 मल्टीप्लाई -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, u की पावर -3 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज़ को अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन में अब इन वैल्यूज़ को पुट करो। तो x की पावर सबसे पहला टर्म कितना है, x की पावर -1/2। तो यहाँ पर देखो ये किसके बराबर है, u की पावर -3 के बराबर है। तो ये तो हो गया u की पावर -3। उसके बाद टर्म क्या आ रहा है, dx। तो dx किसके बराबर है, 6u⁵ 6u⁵ du के बराबर है। और डिवाइडेड में x की पावर 1/3 किसके बराबर है, u² के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 + u²। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ये 6 है, ये तो कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, ये u की पावर -3 और u की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा, u² बचेगा। तो u² du अपॉन 1 + u²। अब ये देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन 1 + u² और -1 हो जाएगा एक du अपॉन 1 + u²। अब इन्हें सेपरेट कर लेंगे, 1 + u² से 1 + u² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सबसे पहला इंटीग्रल 6 इंटीग्रेशन du -6 इंटीग्रेशन du/1 + u²। अब इन्हें इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये 6u - 6 ये हो जाएगा tan 1 u, और प्लस के अंदर एक c भी आ जाएगा। अब बस हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें बस ये जो u है ना,
इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक बार। तो यहाँ अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बेसिकली u की पावर कितनी हो जाएगी, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की पावर 1/6, यहाँ से भी वही रिजल्ट आएगा x की पावर 1/6। तो यहाँ हो जाएगा 6 x की पावर 1/6 माइनस 6 tan इनवर्स x की पावर 1/6 और प्लस के अंदर c। तो ये हमारे पास हो गया इस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन का सल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं जितना इजीली हो सके उतना इजीली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगाना है और थोड़ा सा जो इंटीग्रेशन है उसे एक ऑलरेडी नॉन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, √2x का होल स्क्वायर माइनस 1। मैंने क्या करा, इस 2 को मैंने x के साथ लिखा है तो यहाँ पर मैंने √2 का होल स्क्वायर लगाया। तो ये जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को मैंने कैसे लिख दिया, बेसिकली 2x स्क्वायर को मैंने लिख दिया √2x का होल स्क्वायर। ये चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो इसे मान लो अब फर्स्ट इक्वेशन है ना। अब हम अज्यूम करते हैं सब्सटीट्यूशन, लेट √2x को मैं क्या मान लेता हूँ, सेक थीटा मान लेता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, सेक थीटा बाय √2। तो dx हमारे पास कितना हो जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और इसके डिवाइड में कितना आ रहा है, एक √2 रहेगा ये हमारे पास। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर समझो, रूट में √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो देखो कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट इस टाइप से बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टेन थीटा। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उसे अब हम अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है dx। तो dx की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास। तो ये 1/√2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो 1/√2 मैंने बाहर लिख दिया, सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ना ये किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर ही है। तो डिनोमिनेटर में आएगा टेन थीटा। अब क्या होगा, इस टेन थीटा से ये टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये तो आपको पता ही होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है 1/√2, तो एज ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस के अंदर c। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है ये ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस सी तो सब में लगाते ही हैं। अब हमें क्या चाहिए, देखो सेक थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है और टेन थीटा की वैल्यू भी यहाँ पर लिखी हुई है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे अब। तो ये हो जाएगा 1/√2, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, √2x था और प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर देते हैं हम। तो रूट में हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया इस इंटीग्रेशन का। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसके अंदर एक छोटा सा चेंज और कर सकते हैं हम। क्या चेंज है वो, लॉगरिदम की जो प्रॉपर्टी है उनका यूज़ अगर हम करें तो यहाँ से हम क्या करें, अरे मैंने लॉगरिदम तो लिखा ही नहीं इसके अंदर, इतनी बड़ी एरर। यहाँ पर आएगा ln सेक थीटा कितना है, √2x प्लस रूट में x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से √2 अगर हम कॉमन ले लें तो वो लॉगरिदम के अंदर एक अलग कांस्टेंट बन जाएगा। तो एक √2 अगर कॉमन ले लें हम तो उसके बाद क्या बचेगा, x प्लस रूट में यहाँ से तो √2 कॉमन हो गया तो ये बचा x स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस में यहाँ पर कांस्टेंट चेंज हो गया, अब c डबल डैश हो गया। तो ये भी एक आंसर हो सकता है इसमें बेसिकली हमने बस लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर
यूज़ करी है। तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन 19 है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं जो सब्सटीट्यूशन यूज़ कर रहा हूँ ना, वो देखो, मैं ई की पावर एक्स को क्या मान लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सब्सटीट्यूशन है ना, आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, ये क्या कर दिया, ई की पावर एक्स को सेक स्क्वायर थीटा। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना सब्सटीट्यूशन, आप डिफ्रेंशिएट करो, ई की पावर एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 सेक थीटा। और अब सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक थीटा टेन थीटा, और अब यहाँ पर आएगा एक डी थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर डी एक्स की वैल्यू लिखें तो वो कितना हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स तो हमारे पास किसके बराबर है, देखो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है ई की पावर एक्स। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा ही है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर मैं लिख ही देता हूँ आपको समझने में दिक्कत ना हो इससे। टेन थीटा डी थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स, ये दोनों, तो बचेगा क्या, 2 टेन थीटा डी थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2 टेन थीटा डी थीटा। अब इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट करना है। उससे पहले एक और वैल्यू समझो हमारे पास, ई की पावर एक्स माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का रूट, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिमिट तो है नहीं, तो एज इट इज़ रहेगा। डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये डी एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास ये वाली 2 टेन थीटा डी थीटा। अब ये जो रूट में वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर ही है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब क्या होगा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा इंटीग्रेशन में 2 डी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका यूज़ करके। तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट में ई की पावर एक्स माइनस वन, ये वैल्यू है। बस इसे और यूज़ कर लेते हैं हम। तो 2 थीटा प्लस सी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स टेन इनवर्स रूट में ई की पावर एक्स माइनस वन और प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का। 2 टेन इनवर्स ई स्क्वायर रूट में ई की पावर एक्स माइनस वन, तो ये 10 है। टेन इनवर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, वही सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे। हम क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। तो 2x डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी बाई टू। और अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो एक्स की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को बस अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस इंटीग्रल में वैल्यू पुट करो, तो यहाँ देखो एक्स डी एक्स टर्म क्या है, ये एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। तो 1/2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ, और यहाँ पर डी टी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, वो किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4। अब बस इसे सोल्व करना है हमें। तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी बाई टी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने कुछ करा नहीं है, यहाँ से ये जो 4 है ना, इसे कॉमन ले लिया। तो कॉमन लिया तो इसके अपॉन में 4 आएगा, उसको मैंने क्या लिख दिया, 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। ये हो जाएगा 1/8 टेन इनवर्स टी बाई टू। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो हमें एक 2 से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा, इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये 2 कहाँ से आ रहा है,
ये वाला जो 2 है ना, इसका यहाँ पर है 2 आ जाएगा, मतलब बेसिकली हम यहाँ पर 1/2 लगाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/4। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ प्लस सी भी लगा दो, तो 1/4 लिमिट थोड़ी लगी हुई है इसमें, नहीं 1/4 tan इनवर्स t/2 और प्लस में सी। अब t की वैल्यू पुट करनी है हमें, t की वैल्यू कितनी है x², तो ये हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x²/2 और प्लस के अंदर c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ होगी। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2dx को तो एज इट इज़ रखते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में ये जो होल स्क्वायर गिवन है ना, इसे ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos² प्लस sin² माइनस 2 sin x cos x, इस तरह से टर्म बन जाएगी। अब हमें पता है ये जो वैल्यू है ये तो 1 के बराबर होती है, और ये जो वैल्यू है ये क्या होती है हमारे पास sin 2x होती है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन 2dx अपॉन 1 माइनस साइन 2x लिखते हैं यहाँ पर। अब अज्यूम सब्सटीट्यूशन क्या यूज़ करेंगे, लेट 2x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो 2dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो अब इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व वैल्यूज़ अगर पुट करें तो देखो 2dx तो क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पर आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन, और रही बात किसकी 2x की, तो 2x तो क्या है t के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा t। तो ये इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, वही अभी हमने शायद थोड़ी देर पहले ही इंटीग्रेट करा था। मैं एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मैं पूरा नहीं बताने वाला। यहाँ लगा देंगे 1 प्लस साइन टी, ऊपर भी लगा देंगे 1 प्लस साइन टी, और यहाँ पर dt तो रहेगा ही, ये वाला dt है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा cos² और ऊपर 1 माइनस 1 प्लस साइन टी है, तो ये तो बन जाएगा sec² और ये बन जाएगा प्लस में sec t tan t। तो इनको बस इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन tan t, और प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec t, और प्लस में c आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसका आंसर tan t प्लस sec t और प्लस के अंदर c। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है, तो t हमारे पास क्या था 2x, तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस sec 2x और प्लस के अंदर c। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अब इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा sin 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2x और प्लस c, और आइडेंटिटी इसके अंदर अप्लाई करो तो ये बन जाएगा कितना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा cos² x माइनस sin² x और प्लस में c। तो यहाँ से अगर हम इसमें a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाए, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी टाइप से अगर इसे लिखें, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना cos x, यहाँ हो जाएगा cos x प्लस sin x, तो यहाँ ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा sin x प्लस cos x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा cos x माइनस sin x और प्लस के अंदर c। तो इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं cos x प्लस sin x, क्योंकि एक ही बात है ये, यहाँ sin x प्लस cos x लिखा था, यहाँ cos x प्लस sin x लिख दिया, और cos x माइनस sin x और प्लस में c। तो इस इंटीग्रेशन को लिखने के दो तरीके हैं, आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पर ट्रायंगल कैसे बन गया, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो c है ना, ये तो सब में सेम ही है, बस हम क्या कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमारे पास अब ये जो फंक्शन आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं हाइपरबोलिक फंक्शन का बेसिक बता देता हूँ यहाँ पर। देखो
साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है वो कितना होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स वो क्या होता है, उसमें बस यहाँ पे बीच में प्लस आता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। टेन हाइपरबोलिक एक्स वो इन दोनों का रेशो ही होता है, तो ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब रही बात बाकी के, तो वो सबसे पहले लिखते हैं कॉट हाइपरबोलिक एक्स, तो वो क्या होगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और फिर सेक हाइपरबोलिक एक्स वो क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल, तो 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और कोसेक हाइपरबोलिक एक्स वो कितना होता है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही सिमिलर कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो 2-3 रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर समझना है क्या है वो। एक चीज़ समझो यहाँ पर, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, किसका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, तो वो किसके बराबर आएगा हमारे पास, माइनस, सॉरी एक चीज़ और, यहाँ हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स का नहीं कर रहे हैं, 1 बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स का, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो किसके बराबर आएगा, देखो माइनस 1/x का, इसे मान लो x या फिर t मान लो, तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -1/t² होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये कितना होता है, माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो क्या ये एक चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो इस माइनस को अगर मैं प्लस बनाना चाहूँ, इस माइनस को अगर मैं यहाँ पर प्लस बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ, यहाँ माइनस लगा दूँ, तो मुझे यहाँ से प्लस यहाँ माइनस हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये एक रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब ये रिज़ल्ट मैंने आपको क्यों बताया है, देखो एक थोड़ा सा चेंज कर लेना इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर ये जो पावर 2 है ना, ये ए इस पे ना लगा के इसके ऊपर लगा लो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो टर्म बन रहा है ना, देखो कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को तो मैंने लिखा है। तो इसके जगह मैं क्या लिखूँगा, डी बाई डी एक्स माइनस 1 बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इंटीग्रेशन हमें करना है किसका, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ -1 बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स और डी एक्स। अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स को एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ -1 बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स, और फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हो रहा है और डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली ये। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस डी एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया है, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -x बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स और प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा हो, पर आपको अगर हाइपरबोलिक फंक्शन आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -x अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन कोसेक हाइपरबोलिक एक्स डी एक्स।
अब कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो कितना होता है, -x साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये होता है प्लस के अंदर log tan हाइपरबोलिक x/2, ये फॉर्मूला होता है इसका, और प्लस के अंदर c। ये चीज़ ध्यान रखना, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ये। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो हम क्या करेंगे, लिमिट्स हमारे पास लगी हुई है, उनको एज इट इज़ लिख दो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x³ मल्टीप्लाई बाय x², मतलब मैंने क्या करा, ये जो x⁵ है इसे दो पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर दिया, x³ और x², और रूट में मैंने क्या लगा दिया 1 + x³ और यहाँ पर dx। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। हम क्या एज्यूम करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू, मतलब स्क्वायर रूट में वैल्यू गिवन है ना 1 + x³, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो लेट 1 + x³ इसे मान लेते हैं t ना मान के t² मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखो लिमिट्स पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी जो लिमिट्स आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि पहले जो लिमिट लग रही थी वो किसके रिस्पेक्ट में लग रही थी, x के रिस्पेक्ट में। अब लिमिट्स किसके रिस्पेक्ट में लगेगी, t के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट्स कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले क्या करो, 0 रखो, यहाँ 0 रखो। तो 1 + 0 कितना हो गया, 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो लिमिट यहाँ पर आएगी, लोअर लिमिट तो आ जाएगी 1, अपर लिमिट अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पुट करो। अपर लिमिट यहाँ कितनी है, 2, तो यहाँ पर 1 + 2³ कितना हो जाएगा, 8, तो 1 ये हो जाएगा 9। तो t² किसके बराबर हो गया, 9। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अपर लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 3। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ये क्या है, लिमिट किसकी है, ये है लिमिट ऑफ t। उसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 3x² dx वो कितना होता है, 2t dt के बराबर हो जाएगा, या फिर x² dx किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 t dt के बराबर हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, देखो कैसे, x³ उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो यहाँ पर x³ की वैल्यू हो जाएगी कितना, t² - 1। तो अब जो इंटीग्रेशन है ना हमारे पास, x³ और मैं लिखता हूँ रूट में 1 + x³ और x² dx, इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ये 0 से 2 था, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 से 3। अब पहला टर्म देखो क्या आ रहा है, x³ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t² - 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t² - 1। उसके बाद टर्म में कितना है, रूट में 1 + x³, तो 1 + x³ t² के बराबर है, और हम t² का अगर रूट लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, t। तो यहाँ आ जाएगा एक t। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, x² dx। मैंने क्या करा है, इस x² और इस dx को मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पर, x² dx। तो x² dx किसके बराबर है, 2/3 t dt के बराबर। तो ये 2/3 t dt। इसे सोल्व करते हैं अब। 2/3 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा 1 से 3, यहाँ हो जाएगा t² - 1 और t² dt। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन 1 से 3 t⁴ माइनस t² dt। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 t⁵, यहाँ 4 है ना तो 5 हो जाएगी पावर, माइनस 2/3 t⁵/3, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी कितनी, 1 से 3। अब लिमिट अप्लाई करो यहाँ पर। तो ये 2/3 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लेते हैं पहले। 2/3 कांस्टेंट है तो अब इसमें 3 अप्लाई करो। तो ये हो जाएगा 3⁵/5 माइनस 3/3 और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो इसके अंदर, 1/5 और प्लस के अंदर हो जाएगा 1/3। अब इसे अगर आप सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1192/45।
आपको क्या करना है, बस पूरा आंसर यहाँ पर सॉल्व करके लिखना है, मतलब कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपके पास यही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखो हमारे पास एक्स की कितनी बड़ी पावर लगी हुई है, पावर 7 है और लिमिट्स भी लगी हुई है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखो। अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी आप एक बार खुद से ट्राई करना, DIY खुद ट्राई करना आप इसे, और फिर जो सलूशन मैं करवा रहा हूँ उसे देखना। तो स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। देखो सबसे पहले मैं लगाता हूँ इंटीग्रेशन का साइन 0 से 1। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपको थोड़ी अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी। वो अप्रोच देखो क्या है। मैं लिखता हूँ एक्स की पावर 7 अपॉन log x, मतलब बेसिकली मैंने करा क्या है, ये जो log x है ना, इसे मैं क्या करूँ, पहले इस x y 4 के नीचे लिखूँ, मतलब x की पावर 7 के नीचे लिखूँगा और फिर इस 1 के नीचे लिखूँगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/log x और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसमें एक और छोटा सा चेंज करता हूँ मैं, देखो क्या, उससे आपको ये पैटर्न समझ में आएगा कि ये किस टाइप का पैटर्न है। x की पावर 7 अपॉन log x माइनस एक्स की पावर 0, ये जो 1 है ना, ये 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0। ये एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन log x और यहाँ पर है dx। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ पावर 7 आ रही है, यहाँ पावर 0 आ रही है, मतलब ये देखो ये तो कॉमन है x log x और यहाँ पर ये भी कॉमन है x log x। मतलब चेंज कहाँ आ रहा है, बस इनकी पावर्स के अंदर ही आ रहा है। यहाँ पावर 7 है, यहाँ पावर 2 है, मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन आ रहा है ना, अंदर जो लिमिट ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये फंक्शन है हमारे पास किसी लिमिट को सॉल्व करने पे वो आ रहा है। मतलब x की पावर t अपॉन log x, इसके अंदर लिमिट रखी गई है 0 से 7 और फिर हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 0 से 7 जब इसके अंदर लिमिट रखी गई है, तो ये कोई ऐसा एक फंक्शन हमें यहाँ पर देखना है जिसे इंटीग्रेट करने के ऊपर ये आता हो। मतलब एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसे इंटीग्रेट करने के ऊपर ये आता हो और उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है ये। तो ये कुछ ऐसा इंटीग्रेशन है, यहाँ पर 0 से 7, यहाँ पर कुछ फंक्शन है और यहाँ पर ये टी, क्योंकि यहाँ पर मैंने टी लगाया ना, तो यहाँ पर डी टी आएगा। मतलब कोई एक फंक्शन है जिसे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा गया और टी की लिमिट है 0 से 7। तो हमें इस फंक्शन को ही कैलकुलेट करना है। तो वो फंक्शन हमें पता है क्या है, बेसिकली अगर ऑब्जर्वेशन से पता होगा आपको या फिर फॉर्मूले अगर आपको याद हो, तो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 7, ये हो जाएगा x की पावर t dt और dx। तो अगर आप यहाँ पर देखो, इसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, x की पावर t, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, और ये लिमिट भी t की है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x की पावर t अपॉन log x और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से 7। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब ये जो कंसेप्ट मैं आगे अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये हर केस के अंदर वैलिड नहीं है, पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर वैलिड है। तो कैसे वैलिड है ये देखो, यहाँ 0 से 7 कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है ना, इसे हम क्या लिख देते हैं बाहर, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स को हम यहाँ अंदर लिखते हैं, और ये dt को dx से हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो 0 से 7 और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, x की पावर t, यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा dt। तो चेंज कहाँ करा है हमने, मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ। ये dt तो यहाँ पर आ जाएगा, dt तो यहाँ आ जाएगा, dx यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो लिमिट है यहाँ आ जाएगी, ये लिमिट यहाँ आ जाएगी। इस तरह से इसे चेंज करेंगे, और ये जो x की पावर t है ये तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेशल केस नॉट वैलिड, थोड़ी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, नॉट ऑलवेज वैलिड। ये क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ
इंटीग्रेशन, ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 से 7, तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जो है ना ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर में t+1 डिवाइडेड बाई t+1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 1, और यहाँ पर एक और dx। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 7, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/t+1 और dt, तो इसका आंसर हो जाएगा ln t+1, जो हो जाएगा 0 से 7। तो यहाँ पर 0 पे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पर 0 पुट करो तो ln 1 की वैल्यू तो 0, तो ये हो जाएगा ln 8 = 3 ln 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या तो ln 8 या फिर 3 ln 2, एक ही बात है, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें बस इसमें क्या करना था कि ये जो फंक्शन था इसे कुछ इस टाइप से ब्रेक डाउन करना था कि ये किसी इंटीग्रल के बराबर हो जाए, और फिर ये स्पेशल केस है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, जिसमें हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मेथड है ना, ये वाला मेथड, ये जो मैंने बताया बीच में, ये हर किसी में अप्लाई नहीं कर सकते आप। स्पेशल केस नॉट ऑलवेज वैलिड, यहाँ पर स्टार मार्क भी कर लेना, नॉट ऑलवेज वैलिड। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर एक कोसेक एक्स गिवन है और यहाँ पर साइन एक्स गिवन है, दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम क्या कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है रूट में ये हो जाएगा 1/sin x माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स की वैल्यू पता है वो कितनी होती है 1/sin x होती है, और dx। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो वो कितना हो जाएगा, रूट में 1 - sin² x अपॉन sin x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो रूट में यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा रूट sin x, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ 1 - sin² x है, तो ये क्या हो जाएगा cos² x, और इसका रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आ गया कितना cos x। अब यहाँ देखो एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, लेट sin x जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, रूट ऑफ sin x, इसको t मान लेते हैं। तो sin x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, t² के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करें तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो cos x dx किसके बराबर हो जाएगा 2t dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन cos x dx क्या हो गया 2t dt डिवाइडेड बाय रूट sin x, वो t के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dt, तो ये हो जाएगा 2t + c। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट sin x, तो यह हो जाएगा आंसर इसका 2 रूट में sin x और प्लस में c। तो ये हो गया इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आज के इस लेक्चर के अंदर। मतलब जो हम स्टार्टिंग में जो टॉपिक हमने लिया था इंटीग्रेशन बी के क्वेश्चन का, उसमें 2012 में 25 ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हमारे पास 2012 के टोटल 25 क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पर हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको शायद खुद करने के लिए दिए होंगे। एक में वो जो हमारे पास फ्लोर और सीलिंग फंक्शन आ रहा था वो वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मुझे पता नहीं है। तो लगभग ये 2 घंटे का वीडियो हो चुका है, तो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो PDF है, ये नोट्स की जो PDF बन रही है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपको एज इट इज़ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे PDF अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बहुत सारे मैंने डेराइव करे हैं, लगभग 188 या फिर अप्रोक्स 200 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला मैंने
डेराइव करके वो PDF बनाई है, वो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2013 के इंटीग्रेशन बी के क्वेश्चंस के सोल्यूशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।